प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएसे। बायोएसे क्या है, बायोएसे को कब यूज करना चाहिए और बायोएसे की क्या इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, दो ड्रग्स हैं और वो दोनों अननोन ही सिमिलर लुकिंग ड्रग्स हैं। उनकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो आप ये कैसे जज करेंगे कि ये दोनों कंपाउंड्स की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो रिजल्ट एंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज बायोएसेस। बायोएसे ऐसी टेक्निक है जो दो कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए फार्माकोलॉजिकल जो उनकी एक्टिविटी है उसके आधार पर हम डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। हम ये देख सकते हैं कि उनकी क्या पोटेंसी थी उन दोनों कंपाउंड्स की और क्या एक्टिविटी होगी उन दोनों कंपाउंड्स की यूजिंग बायोएसेस। बायोएसे, बायोएसे का मतलब होता है, बायोएसे को हम पहले तो दो शब्दों में तोड़ेंगे। बायो एसे मीन्स बायोलॉजिकल एसे। एसे का मतलब होता है किसी चीज को टेस्ट करना और बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल मतलब लिविंग टिश्यू। तो हम टेस्ट करते हैं पोटेंसी या एक्टिविटी, मतलब हम स्क्रीन करते हैं। हम टेस्ट क्या कर रहे हैं, पोटेंसी और एक्टिविटी। किसकी करेंगे, किसी भी ड्रग की जिसको हमें चेक करना है। और किसको करेंगे, किस पे करेंगे, यूजिंग biological tissue, using live tissue. So here we are testing the potency and activity or evaluating the concentration of a given drug, एक ड्रग की जो हमें जिसकी निकालनी है एफिकेसी और एक्टिविटी यूजिंग बायोलॉजिकल और लिविंग टिश्यूज। ओके, सो एस्टिमेशन ऑफ पोटेंसी, पोटेंसी निकालना। और पोटेंसी का मतलब होता है कोई मतलब उसकी क्या मान लीजिए कि कम से कम कंसंट्रेशन में वो उसका क्या अफेक्ट रहेगा, किस किस अफेक्टिव कंसंट्रेशन जिसके ऊपर वो काम करेगी, तो मतलब उसकी क्या पोटेंसी रहेगी। कम से कम अमाउंट ऑफ ड्रग में एक ड्रग बहुत बेहतरीन काम कर जाए तो उसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा रहती है। तो एस्टिमेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ एन एक्टिव प्रिंसिपल, एक एक्टिव प्रिंसिपल की जो ड्रग के अंदर है उसकी पोटेंसी हम निकाल रहे हैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं हम मेजर कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एक प्रिपरेशन के अंदर यूजिंग बायोलॉजिकल टिश्यू और मेथड इज नोन एज बायोएसे। नाउ प्रिंसिपल ऑफ बायोएसे, प्रिंसिपल क्या है बायोएसे का, क्यों हम मतलब क्या बेसिस है बायोएसे का। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोएसे है कि हम कंपेयर करते हैं एक टेस्ट सैंपल को विद द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जो पहले से एग्जिस्ट करती है, अवेलेबल है रिकॉर्ड्स में ऑफ द सेम। तो जो टेस्ट सैंपल है और स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है उसके जो एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके बेसिस पे हम उसको कंपेयर करेंगे। जिस 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 बेसिस पे हमने ये सोचा कि उस कंपाउंड के अंदर ये पोटेंशियल हो सकता है तो हमें कुछ तो एक आइडिया होगा कि ये इस स्टैंडर्ड के साथ इस एक्टिविटी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे उसी एक्टिविटी की जो स्टैंडर्ड है उसको यूज करते हुए हम बायोसे परफॉर्म करते हैं and evaluate the concentration required to produce the same biological effect as produced by the standard। जैसे कि मैंने कहा उस स्टैंडर्ड की सेम बायोलॉजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, तो उसी के बेसिस पे हम उस टेस्ट सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बायोएसेस। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निश्चित करते हैं कि पोटेंसी क्या होगी अपने टेस्ट कंपाउंड की यूजिंग बायोएसेस टू एसर्टेन द पोटेंसी। पोटेंसी निकालने का मतलब है कि हम कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट बात कर रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जिस पे अफेक्ट जो आपका कंपाउंड है वो कर रहा है या उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जानी चाहिए उसकी एक्टिविटी को जज करने के लिए। तो ये बन जाता है एक क्वांटिटेटिव पार्ट फॉर स्क्रीनिंग द पोटेंसी। तो हम बायोएसे को कह सकते हैं कि बायोएसे इज अ क्वांटिटेटिव एसे। दूसरी बात, अगर हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं किसी प्रिपरेशन को सो एज टू अचीव स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या एक कंपाउंड के अंदर एंटी हाइपरटेंसिव पोटेंशियल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने जो टिश्यू है एक स्पेसिफिक टिश्यू
मतलब अब क्योंकि हम एंटी हाइपरटेंसिव पोटेंशियल सजेस्ट कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, तो हम इलियम टिश्यू नहीं ले सकते हैं यहाँ। हम लोग क्या करेंगे, हम आयोटिक टिश्यू लेंगे या हार्ट प्रिपरेशन लेंगे। स्मूथ मसल ले रहे हैं, हार्ट की लेंगे, कार्डियक स्मूथ मसल। हमने जो टिश्यू लिया उसको हम एक ट्यूब के अंदर रखेंगे, जिस ट्यूब में, जिसे हम ऑर्गन ट्यूब कहते हैं, इस ट्यूब के अंदर तमाम साइमुलेटेड कंडीशन जो बॉडी के लिए रिक्वायर है वो सब होनी चाहिए, इंक्लूडिंग टेम्परेचर, including pH, including न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन जो कि हमारे पीएसएस से मिल जाएगा हमारे उसको पीएस टिश्यू को, एंड एरिएशन। एरिएशन मतलब जैसे हम सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का मिक्सचर जो हमारे लंग्स का एक्सचेंज होता है वो चाहिए होता है, वैसे ही टिश्यू को भी बाहर लाइव रहने के लिए एरिएशन चाहिए, जिसमें 95% ऑफ ऑक्सीजन एंड 5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये चारों की प्रेजेंस में एंड ऑल्सो some may also include apart from all these foods, और भी चीजें हो सकती हैं इन चारों के अलावा। तो अभी इन मोस्टली इन चारों की प्रेजेंस में टिश्यू लाइव रहने की कंडीशन में रहता है। हम बात कर रहे थे एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी को जज करने की, तो मान लीजिए टिश्यू के अंदर हमने अब डाला, यहाँ पे टिश्यू में पीएसएस है और पीएसएस के अंदर जितनी भी तमाम चीजें चाहिए वो सब इसके अंदर प्रेजेंट है। अब क्या है कि अगर हम अपना एक कॉन्सेंट कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंट अगर हम इसके अंदर डालते हैं इस बात के अंदर, तो क्योंकि हम एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी निकाल रहे हैं तो हमको रिलैक्सेंट इफेक्ट देखना होगा, इसीलिए हम इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंट डालते हैं। जब पहले से ही हम टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करके रख देंगे, तो अब जब इस कॉन्ट्रैक्टेड टिश्यू के अंदर हम कोई भी कंपाउंड डालेंगे ऐसा, और अगर अब दो रिस्पॉन्स बन सकते हैं इससे कॉन्ट्रैक्टिंग टिश्यू एजेंट डालने के बाद टिश्यू में, या तो उस टिश्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वो कॉन्ट्रैक्टेड की जगह कॉन्ट्रैक्टेड ही रहे, कोई रिस्पॉन्स में फर्क ना आए, तो हुआ कि कंपाउंड के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है रिलैक्स करने के लिए, मतलब इट डजंट पोजेस एनी एंटी हाइपरटेंसिव और वासो रिलैक्सिंग पोटेंशियल। बट अगर इस टिश्यू को कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंट डालकर हम अगर अपना कंपाउंड डाल रहे हैं और टिश्यू पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया, that means that our compound possess a very good vasorelaxant potential। इसके अंदर एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी या फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बनने के पोटेंशियल एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने प्रिपरेशन को स्टैंडर्डाइज करा आफ्टर कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड ड्रग, और उसके बाद हमने अपनी स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी का इफेक्ट भी देखा। थर्ड कम्स हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ मेडिकल कंडीशन। इस केस के अंदर हमने एग्जाम्पल लिया है प्रेगनेंसी कंडीशन का। प्रेगनेंसी कंडीशन में हम डायग्नोस करते हैं यूजिंग बायोअसेज। कैसे हम इवेलुएट करते हैं गोनाडोट्रोफिन का लेवल, प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर। Now comes the question, we have studied what is bioassay. Now comes the question, when to perform it. हम कब बायोएसे का चुनाव करेंगे? तो बायोएसे को यूज करने के लिए पहली बात ये है जब एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ड्रग हमें अननोन है, हमें नहीं पता कि किस प्रिंसिपल की वजह से अफेक्ट आ रहा है टिश्यू के ऊपर, या फिर हम आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को, पर हमें जानना है कि कंपाउंड के अंदर ऐसी कौन सी एक्टिविटी जिससे हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम करते हैं बायोएसे का चुनाव। सेकेंड, chemical method is either too complex, unavailable, insensitive or requires higher dose। The chemical method जो हम पहले यूज कर रहे थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो अनअवेलेबल है, नहीं मिल रहा है हमें केमिकल मेथड उस स्पेसिफिक टिश्यू के एक्टिविटी को जज करने के लिए, या फिर जो मेथड था वो अब इनसेंसिटिव हो गया है, जिस एक्टिविटी को हमें स्क्रीन करना है जिस स्पेसिफिक टिश्यू के लिए, जिस कंपाउंड के लिए, उसके खिलाफ, या फिर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यूज हो रही है केमिकल मेथड के अंदर और हमें यूज करनी है कम कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट इज केमिकल कॉम्पोजिशन जो है हमारे टेस्ट कंपाउंड की वो अननोन है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि बायोअसे इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द पोटेंसी, एफिकेसी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट कंपाउंड, अननोन कंपाउंड, तो हम यहाँ से केमिकल कॉम्पोजिशन भी निकाल सकते हैं उस टेस्ट कंपाउंड की। नेक्स्ट इज अवेलेबल क्वांटिटी इज लेस, मतलब आपके पास जो टेस्ट कंपाउंड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो आप बायोअसे यूज कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब सैचुरेशन आ जाएगा तो मतलब वहां पर टॉक्सिसिटी का चांसेस बढ़ जाएंगे। हमें पता है कि बायोअसे एक एक्यूरेट, प्रिसाइज और रिप्रोड्यूसिबल मेथड है,
पर किन कंडीशंस में वो नहीं रहता रिप्रोड्यूसिबल, मतलब हम यहाँ पर कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल, हमने कहा कि इस कॉन्सेंट्रेशन पे हमारा जो इफेक्ट है बहुत अच्छा आएगा, वहीं पर दूसरे देश में कोई और उसी एक्टिविटी को कर रहा है, सेम टिश्यू सेम ट्रक पे, बट उसका रिजल्ट अलग आया, मतलब हम दोनों में से किसी ने या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसका रिजल्ट हमारे रिजल्ट्स को देखने के बाद हमने जो पेपर इस्टेब्लिश किया था, पब्लिश किया था, उसकी जैसा सेम नहीं आया, दैट मीन्स कि हमारे रिजल्ट्स रिप्रोड्यूसिबल नहीं है। और अगर इनफैक्ट हम ही अपने इसी प्रैक्टिकल को दोबारा करने पर सेम रिजल्ट्स अटेन नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि हमने जब वो मैनुअली परफॉर्म किया वो प्रैक्टिकल, तो उसमें कोई एरर रह गया। एरर इन व्हाट? एरर इन डेवलपिंग दैट मेथड, उस मेथड को मैनुअली परफॉर्म करने में, या फिर पीएसएस सेलेक्ट करने में, या फिर टिश्यू स्पेसिफिक स्टडी के हिसाब से, मतलब टिश्यू जो हमने चुना वो हमने स्पेसिफिक नहीं चुना। हमें हाइपरटेंसिव एक्टिविटी के लिए कार्डियक टिश्यू चुनना था, हमने स्मूथ मसल का इलियम टिश्यू चुन लिया। हमें डायरियल एक्टिविटी स्क्रीन करने के लिए इलियम टिश्यू चूज करना था, हमने कोई और ऐसे ही स्मूथ मसल यूज कर ली। दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। You must select a specific tissue with the respective PSS for performing bioassay so as to obtain accurate, precise and reproducible results. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है कि क्या होती है इन विवो एक्टिविटी, इन विट्रो, एक्स विवो और इन सिलिको। सो हियर इज अ डिफरेंस फॉर यू ऑल। इन विवो एक्टिविटी का मतलब होता है कि हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी स्क्रीन करने, एफिकेसी स्क्रीन करने के लिए, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट स्क्रीन करने के लिए, बट द एक्टिविटी इज परफॉर्म विद इन द बॉडी ऑफ द एनिमल। एनिमल की बॉडी के अंदर हम उस एक्टिविटी को जज करेंगे और फिर कुछ फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल पैरामीटर्स के बेसिस पे हम ये इवैल्यूएट करेंगे कि क्या हमारे ड्रग ने कुछ चेंज दिखाया। फॉर एग्जांपल, अगर एक एनिमल के अंदर हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी है और तो हम उसका फिजियोलॉजिकली मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं कि वो ड्रग इफेक्टिव है या नहीं है? बाय इवैल्यूएटिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, वाटर इनटेक चेक करेंगे, फूड इनटेक चेक करेंगे, वेट चेंज चेक करेंगे एंड सो ऑन। सेकेंड इज इन विट्रो। इन विट्रो एक्टिविटी का मतलब होता है कि हम एनिमल को अब इंटैक्ट ना रखते हुए उसे सैक्रिफाइस करने के बाद उसका टिश्यू बाहर निकालेंगे, उसको होमोजेनाइज करेंगे और उस होमोजेनाइज टिश्यू को ऊपर हम कुछ केमिकल्स या रिएजेंट्स ऐड करेंगे और उस, मतलब इस कंडीशन में जो टिश्यू है वो लाइव नहीं है। अब टिश्यू लाइव कंडीशन में नहीं है और उसके ऊपर हम अपने जो भी हमें टेस्ट करना है वो हम कर रहे हैं यूजिंग प्लेट्स, ट्यूब्स और माइक्रोप्लेट्स। ठीक है, मतलब हम टिश्यू को बाहर ला चुके हैं। इसके अलावा इन विट्रो में हम टिश्यू के बिना भी टेस्ट कर सकते हैं, मतलब इसके यूजिंग किट्स की हेल्प से भी हम इन विट्रो एसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। एंजाइमेटिक स्टडीज भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, लाइक एलाइसा। एक्स विवो स्टडी का मतलब होता है कि यहाँ पर भी ये इन विट्रो की तरह ही है, जिसके अंदर हम टिश्यू को बॉडी से बाहर तो निकालेंगे, बट डिफरेंस एग्जिस्ट हियर इज कि यहाँ पर टिश्यू को लाइव रखा जाता है। यहाँ पर टिश्यू को वो सब कंडीशंस दी जाती है इंक्लूडिंग टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट्स, एरिएशन एंड सो ऑन, जिसके अंदर टिश्यू को लाइव रखा जाए और उसके ऊपर जो भी हमें एक्टिविटी स्क्रीन करनी है उसको हम स्क्रीन कर सकें। तो इस तरीके से हम एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं यूजिंग अ टिश्यू, a PSS which are required for performing bioassays. इन सिलिको का मतलब होता है कि हम कंप्यूटर बेस्ड स्टडीज कर रहे हैं, मतलब कि समय को देखते हुए, बढ़ती कॉस्ट को देखते हुए रिसर्चर्स ने एक ऑल्टरनेटिव निकाला जिसको उन्होंने बोला इन सिलिको स्टडीज। इसके अंदर आपको लैब में काम करने की जरूरत नहीं है, केमिकली कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं है, विच वाज टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट इंक्लूडिंग हायर कॉस्ट वर इंक्लूडेड इन दोस प्रोसीजर्स। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको अपने टेस्ट कंपाउंड्स को निकालना पड़ेगा जिनको हम हिट्स कहते हैं। उन हिट्स को आप क्या करते हैं कि एक जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर या फिर जो रिसेप्टर का स्ट्रक्चर पहले से मौजूद है यूनिवर्सली, उनके ऊपर आप बाइंड करा के, डॉक करा के देखते हैं, तो आप यहाँ से लिगेंड सब्सट्रेट रिएक्शंस कराते हैं। अगर आपका टेस्ट कंपाउंड उन रिसेप्टर्स या उन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के ऊपर बाइंड हो जाता है, तो मतलब अब आपके पास कुछ कंपाउंड आ गए हैं जिनको आप प्रोक्योर करवा सकते हैं और फिर उन कंपाउंड्स को की जो आप फार्माकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कराते हैं। सबसे पहले
इन सिलिको स्टडीज के बाद आप कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इन विट्रो एक्टिविटी। फिर आप जाते हैं फॉर एक्स वीवो स्टडीज, देन यू गो फॉर इन वाइवो स्टडीज, or you may change the plan or this plan of work according to your suitability, but mostly this is the sequence after performing in silico study। क्योंकि इन विट्रो स्टडी हमें आउट ऑफ द बॉडी एक आइडिया दे देती है यूजिंग किट्स, जिसमें एनिमल की जो यूजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, एनिमल को जो एक तरीके से हम कह सकते हैं पेन है वो एनिमल का कम हो जाता है, हमें इसमें एनिमल को नहीं यूज करना पड़ता। फिर हम जाते हैं एक्स वीवो स्टडी के लिए, जिससे हमें कम से कम मतलब एक एनिमल से हम n नंबर ऑफ रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय स्टोरिंग द टिश्यू। इस पूरे एनिमल से हमने छोटा सा 2 मिलीमीटर का टिश्यू निकाला और इसके ऊपर हम तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं। और यही नहीं, जैसे अगर आप ये कंपाउंड के ऊपर ये टिश्यू, ये हार्ट है, साथ में आप अलग अलग और भी ऐसी असेंबली सेट कर सकते हैं और n नंबर ऑफ टिश्यूज पे, n नंबर ऑफ डिफरेंट टिश्यू पे n नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्लीन कर सकते हैं यूजिंग वन सिंगल एनिमल। उसके बाद आप टू कंफर्म योर रिजल्ट्स यू गो ऑन टू इन वाइवो स्टडी, जिसके अंदर आप जो आपने इन दोनों एक्टिविटीज से वैलिडेट किया है आप उसको एनिमल पे फिजियोलॉजिकली विद योर एडेड आइज आप इसको कंफर्म करते हैं कि उसके अंदर जो आपने रिजल्ट्स निकाले हैं वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी उसमें प्रेजेंट है या नहीं है।